अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या हुकूमत कोई आईनी तरमीम करने जा रही है? क्या आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं? गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि आईनी तरमीम पर हतमी फैसला नहीं हुआ और ना ही आईनी तरमीम के लिए असम्बली में उनके नंबर्स पूरे हैं। ताहम आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह बताया कि कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की जाएगी और उनके पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं। सहाफ़ी की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से जब पूछा गया कि क्या कल कोई आईनी तरमीम आ रही है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में कल पेश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से हुकूमती अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत भी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, अरकान को उठाया जा रहा है। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे 4 से 5 MNAs मिसिंग हैं और उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। अगर चीफ जस्टिस तौसी ना लेने का ऐलान कर दें तो बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम में हुकूमत की हिमायत ना करने का फैसला करते हुए अपने अरकान पार्लियामान को हिदायत जारी कर दी थी, जबकि अब BNP मेंगल ने भी अरकान पार्लियामेंट को हिदायत की है कि जजेस से मुतालिक किसी भी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत ना की जाए। साथ ही साथ आज दूसरी जानिब चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इस इजलास में इसी मामले को लेकर जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान एक अहम मुकालमा भी हुआ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताएं। अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि इसका जवाब वज़ीर कानून ही दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है और जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। अब दूसरी तरफ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तश्कील करदा हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक खुसूसी कमेटी का जो पहला इजलास था उसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा से तल कलामी हुई थी। आज ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि ऐसा लगता है कि कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी PTI का मसला हल करने के लिए बनाई गई है। मैं इस कमेटी का मेंबर नहीं रहना चाहता। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के हवाले से भी आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। असम्बली ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस को PTI के ज़ेर हिरासत तमाम 10 अरकान के लिए जो है वो उनके लॉजेस को ही सब जेल करार दे दिया है। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तश्कील करदा कमेटी का मुस्तकबिल क्या होगा, अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम क्या कल वाकई सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में आ रही हैं, और फिर ये जो 2/3 अक्सरियत दरकार होती है आईनी तरमीम के लिए, क्या हुकूमत के पास ये नंबर मौजूद है या नहीं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। अली परवेज मलिक साहब मेरे साथ पहुंचे हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, थैंक यू सो मच। अली परवेज मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, फैसला हो गया है कि कल कोई आईनी तरमीम जो है वो आने जा रही है या अभी भी कुछ इंतजार है कि लोग पूरे हो जाए? देखिए रहमान साहब, मैं तो यकीन माने हम तो माशी जो चैलेंजेस थे उनके ऊपर पिछले 3-4 हफ्तों से आप जानते हैं, हम तो औरंगजेब साहब की क़यादत के अंदर हम तो वो साइड सारी हैंडल कर रहे थे। जो आप आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं उसके लिए तो आपको मेरे ख्याल से किसी को लीगल जो टीम है हुकूमत की उनके साथ राब्ता करना चाहिए। जहां तक हमारे पास है, हमें तो ये पता है कि कल रूटीन में इजलास होने जा रहा है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने आज जब ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की उसके बाद उन्होंने जवाब देने के लिए वक्त मांगा, तो क्योंकि जुमे का टाइम था तो उस वक्त उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बाद में फिर थोड़ा सा मौका दिया गया, पर अब इजलास आगे कल होने जा रहा है। तो जब इतलात आएंगी तो मैं यकीनन आपके साथ शेयर करूंगा। मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से हैं, मैंने कहा शायद आप लोगों से कोई हाल अहवाल उन्होंने किया हो, पूछा हो पार्टी वालों ने कि कल जो है वो आपकी कोई मसरूफियत तो नहीं, आप इस्लामाबाद में ही हैं और आईनी तरमीम है उसके लिए वोट डालना है? सर देखें, हम तो जमात के हर फैसले के साथ खड़े हुए हैं। गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर जिस किस्म की आलूदा सियासत
यहाँ पे पिछले चंद सालों के अंदर आ गई है। उसको क्लेंस करने के लिए जो भी इकदामात उठाए जाएंगे, आप देखें हुकूमत को कोई जरूरी तो नहीं था कि वो ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती ऑपोजिशन की जमातों को कि वहां बैठ के आए, हमारे गिले एक दूसरे के साथ अपनी जगह होंगे पर पार्लियामान के अंदर आए, लोगों के मसलों के ऊपर गुफ्तगू करें, आए बैठ के इस मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके ऊपर बात करें और एक कोड ऑफ कंडक्ट की हम तय करें चीजें। अगर ये रोना धोना हमने हर चीज के ऊपर पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग करनी है तो मुझे बताएं, क्या हम नहीं जानते मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? क्या हम नहीं जानते शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? क्या हम नहीं जानते मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ क्या हुआ? क्या हम नहीं जानते हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? क्या हम नहीं जानते ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ? क्या हम नहीं जानते शाहिद खाकान अब्बासी के साथ? मैं चलता रहूं, आपका प्रोग्राम का ये पूरा सेगमेंट निकलेगा। दैट इज नॉट द फोरम। आज जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं इस मुल्क को, उससे इन खतरात को हैंडल करने के लिए जो हुकूमत जो माहौल इस वक्त बन गया है पार्लियामेंट का, और गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद जो है वो अब पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया है, स्पीकर ने अब एक कमेटी बनाई है, क्या ये बहुत गैर मामूली नहीं है? सर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि देखें, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, मेरे पे बगावत के पर्चे हैं, मेरा घर सब जेल डिक्लेयर हुआ था जब अदलिया की बहाली की तहरीक हुई थी। इन चीजों के अंदर जब आप कुरेदेंगे ना, इससे निकलेगा कुछ नहीं। अच्छा। हमारे मुल्क की जो सियासत है और जो सियासी तारीख है उसके अंदर बेपनाह इस किस्म की आपको मिसालें मिलेंगी। आज आपको अपनी तरजीहात को तरतीब देना पड़ेगा, आज आवाम की तकलीफ को आपको सबसे आगे और मुकद्दम रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारे का सारा निजाम जो है ना, सारे का सारा निजाम बेमकसदी हो जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है, तो हम जरूर अपना इख्तिलाफ करें, हर चीज करें, पर तहजीब और कुछ रेड लाइंस तय कर लें। देखें क्या ये मुनासिब था कि आप जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, अगर हमने ये आईनी चीजों के ऊपर और ये बहस करनी है तो इन आइसोलेशन सारी चीजें गलत हैं, पर आप मुझे बताएं क्या ये ठीक था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग हो, आपका डिप्टी स्पीकर जो असेंबली डिसॉल्व कर दे, क्या उसके ऊपर आइन की सबवर्जन नहीं हुई? उसके ऊपर क्या आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए? क्या बाकी चीजें नहीं? अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे ना रहमान साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हम लोगों के मसाइल से बहुत दूर चले जाएंगे। आज भी लोग ये सवाल करते हैं क्या इस आइन का मकसद, क्या इस ऐवान का मकसद सिर्फ इमरान खान की बहाली है? तो लग ही यही रहा है कि हुकूमत इसी काम में फंसी हुई है। बिल्कुल नहीं फंसी हुई, जो करने वाले काम है, देखिए आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, देखें मायूसी फैलाना और ये जो यहाँ पे जिस किस्म की यहाँ पे खौफजदा माहौल हमने क्रिएट कर दिया ना, अच्छी चीजें भी हुई हैं। देखें शहबाज शरीफ साहब ने अपनी क़यादत के अंदर इस मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला है कि नहीं निकाला, वो हमने नहीं देखा था। 40% महंगाई पहुंच गई थी, हम सऊदी अरेबिया से सस्ता डीजल बेचना शुरू कर दिया था, आज महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है, इंटरेस्ट रेट्स 2% कम हुए हैं, IMF के साथ आपका मुआहदा हतमी शक्ल के अंदर चला गया, बोर्ड के अंदर कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, आज फिच आपको अपग्रेड कर रहा है, आज आपको मूडीज आपको अपग्रेड कर रहा है। क्या ये वो चीजें हैं जिसके समरात आवाम को मिलना नहीं शुरू होंगे? तो हमें थोड़ा सा कुछ अपनी तरतीब, अपनी जो तरजीहात है उनको तय करने की जरूरत है। ये सारा काम किसने किया है? ये जो सब कुछ हो रहा है इससे, और ये फायर फाइटिंग इसे कह लें, PTI जलसा, उसके बाद ये गिरफ्तारियां, ये जो माहौल इस वक्त बना है, इससे हुकूमत के जो करने वाले काम है वो नहीं रुक रहे। सर देखें, मैं आपसे बताएं, इस वक्त जो IMF से बड़ी, आप यहाँ पे माशाल्लाह मईशत के स्टूडेंट भी हैं, आप फॉलो भी करते हैं, मुझे बताएं अगर IMF का ये अग्रीमेंट सिक्योर ना करते तो 2 महीने में, 3 महीने में क्या सूरत हाल होनी थी कि हमारे अस्पतालों, क्या हम नहीं जानते कि श्रीलंका में क्या हुआ? क्या हम नहीं जानते कि लोगों की कतारें लग के 10-10 लीटर पेट्रोल मिलता था? क्या हम नहीं जानते थे कि क्या होना है? तो इन सारी चीजों को इस आलूदा माहौल के अंदर ही शहबाज शरीफ साहब ने डील किया ना। आज हुकूमत का जो हुजम है उसको कम करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, इस नफरत ज़दा माहौल के अंदर ही कर रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर हम कुछ तरीकेकार तय कर लें कि हमने अपने इख्तिलाफ जरूर करने हैं पर रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो इससे सबका भला होगा। वो मेरी मुखालफत करें, जरूर करें, पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है, ये जो मर्जी करते रहें। जितनी देर तक हुकूमत मौजूद है, ये जितना मर्जी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, जो मर्जी करें, हम इस रियासत के मफादात में, हुकूमत के मफादात में नहीं। अगर हुकूमत के मफाद में होता तो हम वही काम करते जो इमरान खान कर रहा था। हम रियासत के मफादात के अंदर पाकिस्तान को देरपा और जामिद तरक्की देने के लिए जो इकदाम होंगे,
एक दिन रहते हैं, 100 दिन रहते हैं, 1000 दिन रहते हैं, हम उसके ऊपर चलते रहेंगे, उसकी जो कीमत होगी हम पाकिस्तानी के तौर पे देने को तैयार। लेकिन अब मैं जरा IMF प्रोग्राम पर आता हूँ। 3 साल के लिए अब पाकिस्तान इस प्रोग्राम को इनिशिएट कर रहा है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पीरियोडिकल रिव्यूज भी होंगे। पहले हमने देखा एक माहौल के हर पीरियोडिकल रिव्यू के साथ एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हो जाती थी। क्या ये उससे डिफरेंट होगा जो एक आपने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत जिस हम प्रोग्राम में गए थे? देखिए बिल्कुल, वो तो आपका तो पहले एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट, वो तो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है, ये 37 मंथ्स का है और इसके अंदर 6 महीने के बाद रिव्यू होना है। अब देखें, पहले तो रहमान साहब गुजारिश ये है कि जो IMF हमसे तकाजा कर रहा है, क्या वो नाजायज है, क्या वो हमारे मफाद में है, या हमें उससे कोई नुकसान पहुंचेगा? हमें तो पहले ये समझने की जरूरत है ना, वो सारे काम हमको अपनी मईशत को रीइन्विगरेट करने के लिए वैसे ही दरकार है। क्या कोई मुल्क 10% से कम टैक्स टू GDP पे चल सकता है? क्या कोई मुल्क 15% एक्सपोर्ट टू GDP से कम चल सकता है? क्या इंडिया के अंदर अगर सरमायाकारी का रेट जो है वो 30% है और पाकिस्तान के अंदर 15% है, और हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर जब तरक्की देने की कोशिश करते हैं और हमारे डॉलर खत्म हो जाते हैं तो हमें परेशान होना चाहिए? तो इन सारी चीजों के ऊपर प्रोग्रेस करनी है तो यकीनन तकलीफ दे होगी, पर इसीलिए शहबाज शरीफ साहब अनकरीब आप देखेंगे आपके सामने आके अपना माशी इस्लाहात का एजेंडा कि हम इस सारी चीज से हल क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से लोगों की जिंदगी को पायदार बिना के ऊपर तब्दील करने जा रहे हैं, तो ये सारे का सारा प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। बट देखें, IMF के जो कमिटमेंट्स हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी हैव टू डिलीवर ऑन इट। और अगर उसमें कुछ स्लिपेजेस होते हैं तो हमें उसके लिए कमिटमेंट्स के साथ अली परवेज मलिक साहब ये देखा गया है कि फिर मिनी बजट्स आते हैं, फिर लॉ मेकिंग ऐसी होती है जो शायद मुश्किलात पैदा कर देती है हुकूमत के लिए भी। तो क्या ये उसी तरह का एक प्रोग्राम है जिसमें हम जा रहे हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहता था, या फिर आपको लगता है कि इस मर्तबा इस प्रोग्राम का एनवायरनमेंट जो है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पहले हम? मेरी कोई ऐसी तबीयत नहीं है कि मैं चांद तारे और खाम ख्याली की दुनिया में रहूं। आपका 6 मंथली रिव्यू है, आपको उस रिव्यू के ऊपर प्रोग्रेस देनी है। अगर उसमें कोई स्लिपेजेस होती हैं तो उसके आपको इंतजामात या IMF की मशावरत के साथ आपको उस चीज को सेटल करना पड़ेगा, बिकॉज ये किसी सूरत भी पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप IMF फ्रेमवर्क से बाहर निकल जाएं, क्योंकि हमारे पास अगले 4 साल के अंदर $100 अरब की तकरीबन फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग दरकार है। तो IMF के सर्टिफिकेट के बाद, आंखों में आंखें डाल के बात करने के बाद, तेल को हमने सऊदी अरेबिया से सस्ता बेचने के बाद, क्या हमने देख नहीं लिया उसका क्या नतीजा होगा? तो हमें अब जो करना है वो ये है कि हमें इस्लाहात के जरिए उन चीजों को खुद अपनी फिजिकल डिसिप्लिन के जरिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के जरिए अडॉप्ट करना है और ये तकाजा करना है बहैसियत माशरा कि हम हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने हुजम के मुताबिक मईशत के अंदर कंट्रीब्यूट करे। तनख्वाहदार बंदे आप जैसे अगर 380-400 अरब का टैक्स देते हैं तो वो जो 30 लाख दुकानदार हैं, 40 लाख दुकानदार हैं, वो 18 अरब का खाली टैक्स क्यों देते हैं? इन चीजों के ऊपर बहस करनी पड़ेगी और यहीं से हल निकलेगा। देखिए, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को नेगोशिएट किया है। पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि जो पिछले प्रोग्राम थे उसमें कहा गया कि ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से हमें काम पहले करने पड़े, शराइत जो है वो और ज्यादा सख्त है। तो क्या इस प्रोग्राम में उसी तरह की सख्त शराइत जो है वो हमें तैयार रहना चाहिए? देखें, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को बेपनाह चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस IMF बोर्ड को ऑन करने के लिए। आपको उसके बाद आपके दोस्त ममालिक ने आपकी बहुत सी मदद उसके अंदर की। आपको इस चीजों के ऊपर देखते हुए आपको अपने गिरबान में झांकना है कि क्या इसी तरह हम जिंदगी गुजारेंगे? और जो 70 साल के अंदर पाकिस्तान को अगर 2 दर्जन IMF प्रोग्राम हो गए और हमने चंद मौकों के अलावा आपने एक ट्रांच से आगे कोई अगली ट्रांच नहीं ली, तो इसके अंदर इसका मतलब यही है ना कि गैर इत्तेमादी है दोनों के दरमियान में, तो ऑब्वियसली वो फ्रंट लोड करेंगे। बट रहमान, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि क्या IMF जो हमसे तकाजा कर रहा है वो हमारे अपनी माशी बहाली के लिए जरूरी है कि नहीं है? क्या हम इस मुल्क के अंदर जो है सिर्फ चंद तनख्वाहदार लोग और फैक्ट्रियों के ऊपर टैक्स डाल के इस निजाम को चला सकते हैं? क्या हम इस मुल्क को बिल्कुल ताजरों को अपनी जिम्मेदारी से आजाद करके, ज़रई शोबे को अपनी जिम्मेदारी से आजाद करके क्या हम इस निजाम को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। कोई भी मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। और
अगर आपके पास एक जामे इस्लाहात का मंसूबा हो तो आप इंडोनेशिया की मिसाल देखें, वियतनाम की मिसाल देखें, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने 15 साल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो भी नई हुकूमत आती है, अब हमें काफी अरसा हो गया है नई हुकूमतों को आते देखते हुए, यहाँ पर मैशत के हवाले से बहस भी बहुत होती है, हर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का दावा करता है, वादा भी करता है, लेकिन वो देखा गया है कि फिर वो होती नहीं है, हुकूमत की तवज्जो नहीं रहती, उसकी अपनी अपनी रीजन है। इस हुकूमत में क्या डिफरेंट है, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप जिनकी बात कर रहे हैं? आपको मैं आसान भी अल्फाज में कि क्यों अब इसके अलावा हल नहीं है वो भी बता देता हूं। नहीं, मुझे हल तो आपकी बात समझ आ गई, हुकूमत की डिटर्मिनेशन क्या है? ये है ना, देखें हुआ क्या है कि पिछले सालों के अंदर हमें जब इंटरनेशनल पार्टनर्स ने कहा कि इस्लाहात करो और ये लोग पहली किस्त ले लो, अगली किस्त हम उस वक्त देंगे जब तुम ये काम कर लोगे, तो उस वक्त हमने जाके अपने ऊपर किसी दोस्त से कोई डॉलर पकड़ लिए या अफगानिस्तान में कोई जंग हो गई उसके अंदर वसाइल ले लिए और हमने उन इस्लाहात के रास्ते से निकल गए। आज तो जो माहौल दुनिया का बना हुआ है, आपके अपने दोस्त आपसे तकाजा करते हैं कि जी अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएं। वजीर आजम साहब का अहद है कि मैंने इस रास्ते के ऊपर नहीं जाना। हमने खुददारी के साथ, अगर हम एक न्यूक्लियर कुव्वत हैं, अगर हम एक एटमी ताकत है, क्या हम इसी तरह मांग मांग के अपनी जिंदगी गुजारेंगे? क्या एक दुकानदार जो करोड़ों रुपए का ब्लू एरिया में काम करता है, क्या उसके ऊपर 60,000 रुपए महीना टैक्स देना क्या नाजायज है? क्या आपका टैक्स 60,000 महीने से ज्यादा नहीं कट रहा? बगैर आपकी तनख्वाह जाने हुए मैं आपको कह रहा हूं कि यकीनन कट रहा होगा। दूध के ऊपर, दूध के डब्बे के ऊपर हम टैक्स लगा के गरीब आदमी को जिंदगी मुश्किल करेंगे? कितनी देर करेंगे? क्या दवाइयों के ऊपर टैक्स लगाएंगे? अब हल कोई नहीं है। हुकूमत इस हवाले से क्लियर है कि ये जो मिनी बजट्स वाला फिनोमेना, नहीं मैं जरा एक मिनी बजट्स वाला फिनोमेना, क्योंकि अभी भी ये कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स चल रही हैं कि शायद कोई मिनी बजट आ रहा है, तो IMF प्रोग्राम के साथ, ये पीरियोडिकल रिव्यू के साथ जब 6 महीने आपने दोबारा जाना है तो ये मिनी बजट्स आते रहेंगे। देखें, गुजारिश ये है कि अगर फिस्कल स्लिपेजेस होंगी, अगर फिस्कल स्लिपेजेस होंगी जो कि पिछले महीने में हुई हैं, तो आपको कैचअप के लिए इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। अगर या उसके बाद आप IMF को जाके ये बताएंगे कि हमने ये इस्लाहात का मंसूबा लॉन्च किया है, ये पहली दफा हम एंड टू एंड डिजिटाइजेशन FBR की करने जा रहे हैं, ये इस तरह से दुकानदारों को हम टैक्स में लाएंगे, ये इस तरह से ज़रूरी टैक्स में लाएंगे, हमारी नई टीम आई है, आप हमें 2 महीने की गुंजाइश दे दें ताकि ये जो इस्लाहात किक इन कर जाएं और वो वसाइल आने शुरू हो, इतनी गुंजाइश दे दें। अगर वो वसाइल उनकी मशावरत के साथ अगर वो हमें अकोमोडेशन देते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनुअल टारगेट, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई और मसला हुआ, अगर वो रिजिड हो जाते हैं कि नहीं आपका रवैया ठीक नहीं है, ये क्या तरीकेकार है कि दुकानदार टैक्स नहीं देने को तैयार, अगर वो रिजिड हो जाते हैं, ये क्या बात हुई कि जी ज़रूरी काश्तकार अपनी आमदनी के ऊपर, मुनाफे के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी अपने नुकसान के ऊपर, क्योंकि उनका नुकसान हुआ है बेपनाह बारिशों से, सारा कुछ टैक्स नहीं देना चाहता, अगर वो हमें नहीं गुंजाइश देते कि जी अगर आप अपने मुल्क के लिए अपना टैक्स का हिस्सा नहीं डालना चाहते तो आप हमसे क्यों उम्मीद करते हैं, तो आपको उसके मुताबिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। बट अभी नथिंग इज फाइनल। जिस किस्म के इकदामात, जिस किस्म की तैयारी वसाइल को बढ़ाने के लिए, हुकूमत का हुजूम कम करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के जरिए, पेंशन रिफॉर्म के जरिए ये हुकूमत कर रही है, तो अल्लाह खैर रखे। बट रहमान साहब, ये वो वजीर आजम है जो मेरे ख्याल से इस तकलीफ का एहसास भी रखता है और जिसने अपनी सियासत की कुर्बानी रियासत के लिए दी है। लेकिन चैलेंजेस तो बहुत है ना। देखिए, आप लोग डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग करना चाह रहे हैं, PWD बाहर आ जाती है, यूटिलिटी स्टोर्स वाले बाहर आ जाते हैं, ये ताजिर भी जो है वो बाहर आ जाते हैं, बिजली के जो बिल हैं उन पर भी लोग बाहर हैं। देखें, तो अब ये फैसला तो हमें करना है ना, आप लोगों के साथ मिलकर कि लोगों को एजुकेट करें कि आप 20,000 लोगों के लिए 25 करोड़ की आवाम जो है कीमत भरेगी, जिसकी यहां तक बोझ टैक्स से, बिजली के बिलों से, दूध के ऊपर टैक्स लगने से यहां तक आ चुका हुआ है। क्या उन 25,000 लोगों को या उन लोगों को जो काम नहीं करते पर सरकारी नौकरियों पे बैठे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, ये 25 करोड़ की आवाम के मफाद के लिए आपने काम करना है। आप इसमें हमारे बाजू बने। शहबाज शरीफ साहब कमिटेड हैं, इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 1 दिन रहे, 100 दिन रहे, 1000 दिन रहे, 2000 दिन रहे, मैं आपसे ये यकीन दहानी कराता हूं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बिना के ऊपर रियासत के जो मफादात हैं उनको किसी जगह सानवी हैसियत नहीं दी जाएगी, उनको सबसे आगे रख के हम कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह ताला खुद अच्छी नीयत का फल देता है। राइट, बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और तरजीहात के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब एक तरफ तो आईनी तरमीम का मामला है और दूसरी तरफ जो पार्लिमानी कमेटी चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनाई गई है उसकी भी बात हो रही है। लेकिन इस दौरान बानी पीटीआई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक बयान की हिमायत कर दी है। अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर अली अमीन का मौक़िफ़ ठीक है, बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि वो खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे और वफ्द भेजेंगे, जबकि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी ने भी मुलाकात की थी। आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सारी रात कोसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे, हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ ले वो क्या करते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का कहना था कि अली अमीन गंडापुर की अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत है, वो मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। इस मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी रद्दमल सामने आया। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत से अगर बात करनी है तो वफाकी हुकूमत ने करनी है, किसी मुल्क से रियासत बात करेगी, सूबा डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो गवर्नर आज के हक में नहीं है। बैरिस्टर सैफ जो कि तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनका ये कहना है कि वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। अब ये जो मामला है और फिर जो आईनी तरमीम और बात हो रही है पार्लिमानी कमेटी से मुतालिक, इस पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। पीटीआई इसको किस तरह से देखती है उस पर जो है वो बात होगी। अली मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो आईनी तरमीम है, हुकूमत का दावा है कि उसके पास नंबर पूरा हो गया है, क्या आपको भी लगता है कि ये नंबर पूरा है हुकूमत के पास? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अगर तो कोई बाई इलेक्शंस हुए हैं और या ट्राइब्यूनल्स में कोई केसेस के फैसले आए हैं और मुस्लिम लीग नून के मेंबरान बढ़ गए हैं तो फिर तो नंबर पूरा होना एक नेक शगुन होगा उनके लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 एमएनएस को आजाद डिक्लेयर किया गया, उनको कहा गया कि आपके पास इख्तियार है, आप अगर अपनी जमात में जाना चाहते हैं तो ये शिकार अगर उन 41 मेंबरान में से किया गया है तो ये जमहूरियत के लिए सालिहा 10 सितंबर एक और है, शर्म की बात है और वोट को इज्जत दो का बयानिया देने वालों के लिए डूब मरने का मकाम है। अच्छा, लेकिन नंबर्स अगर हुकूमत ये कहती है कि हमने पूरे कर लिए और मुमकिना तौर पर आपके वो लोग जो अभी तक हुकूमत की नजर में आजाद हैं, क्या वो वोट दे सकते हैं इसमें? क्योंकि अभी तक उनको बाकायदा तौर पर उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी तो नहीं हुआ। रहमान साहब, इसमें दो बातें हैं, एक है पॉलिटिकल, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल। पॉलिटिकल बात तो ये है कि जो लोग पास हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से पास हुए हैं और मजे की बात यह है कि इन सब की एफिडेविट्स हम अपने हाथ से इलेक्शन कमीशन में जमा कर चुके हैं। तो अब अगर वो तहरीक इंसाफ की डायरेक्शन के खिलाफ किसी और जमात में जाएंगे तो वो पेजरी में आ जाता है, गलत बयानी, कज़ब बयानी में आ जाता है। आप एक वक्त में दो एफिडेविट्स नहीं दे सकते। और मत बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका मीटर डाउन हुआ। मीटर डाउन से मतलब यह है कि अब आपके पास इख्तियार आया, आपने तहरीक इंसाफ में जाना है, आपने पीपल्स पार्टी में जाना है, आपने जिस भी जमात में जाना है। उस वक्त जब आपने पीटीआई का एफिडेविट दे दिया तो आपने अपने आप को लॉक कर दिया। अब दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल, रियासती, हुकूमती। वो ये है कि जितने मेंबरान की बात हो रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता अभी, उनमें अक्सरियत वो लोग हैं जो अचानक गायब हो गए। उनमें एक उस मेंबर का नाम आ रहा है जो परसों हमारे साथ थे, परसों हमारे साथ थे, मिले। उनकी वाइफ को, उनकी बेटी को, उनकी खाला को उठा लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अपने आप को हवाले करें हुकूमत के, हुकूमती इदारों के। मुझे एक बात बताइए रहमान अजहर साहब, किसी के खून पे अपने इक़्तिदार का सिंहासन या किसी की इज्जत की बलि चढ़ा के अपने आप को एक्सटेंशन देना
चाहे वह कोई भी इदारा हो, न कौम माफ करेगी, ये मुल्क माफ करेगा, न अदालतों में सस्टेन कर सकेगा। लोगों की बेटियां और माएं और बीवियां उठवा के अपने लिए आप अगर वोट पैदा करते हैं तो इससे बेहतर है कि आप जहर का प्याला पी के खुदकुशी कर लें। आप किसी सूरत पाकिस्तानी मुआशरे के हिसाब से एक इज्जतदार शख्स नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो एफिडेविट्स वाली आप बात कर रहे हैं, एफिडेविट्स आपने तो जमा कराए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं माने, तो वो लोग ऐसी सूरत में अगर कल हुकूमत को वोट दे देते हैं, उनमें से 5, 10, 8 लोग जितने भी लोग हैं, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या जो है वो इस तरमीम को चैलेंज करेंगे या फिर जो है वो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पर आईनी या कानूनी तौर पर ऐसा हो भी सकता है? रहमान साहब, इनको अभी हमारा पता नहीं है। जब सब लोग मैं सिर्फ जज्बे की बात कर रहा हूं, जब पार्लियामेंट से लोगों को उठाया जा रहा था, जब 1.25 घंटे के लिए पार्लियामेंट के ऊपर आईन का कवर खत्म कर दिया गया और अबेंस में रख दिया गया आईन, जब लोग पार्लियामेंट से निकल रहे थे, उस वक्त एक सरफिरा सुबह सुबह निकल रहा था, पार्लियामेंट जा रहा था। क्यों जा रहा था? इसलिए जा रहा था कि उसने इमरान खान का और उसने जमहूरियत का मुकदमा लड़ना था। ये सिर्फ एक अली मोहम्मद की कहानी है, ऐसे बेशुमार अली मोहम्मद है। इनको पता ही नहीं है हम सियासत करने नहीं, हम इस मुल्क को ठीक करने आए हैं। और ये बात अली मोहम्मद की नहीं, 2018 अक्टूबर इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान कैबिनेट में बैठ के अपने वज़रा हम लोगों को उन्होंने कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूं, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा लेकिन तुम लोगों में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। तो रहमान साहब, हमारा तो काम ही जद्दोजहद करना है। अगर इन्होंने किसी ने जुर्रत भी की तो ऑल रोड्स स्टॉप इन सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और तरीके इंसाफ की वोट पे पास होने वाले शख्स को किसी मुखालिफ जमात के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनके साथ चलने दें। उनको वापस मैंडेट जो है वापस अपने अवाम से लेना पड़ेगा कि इमरान खान के वोट पे आके आप किसी भी बुनियाद पे आपको कोई अगवा कर लिया है, कुछ भी हो गया है, सख्तियां हमने भी झेली हैं, तकलीफ अली मोहम्मद और शहरार अफरीदी ने भी सही है। इंशाल्लाह ये तसल्ली सब खातिर जमा रखें, अगर किसी ने हमारे बंदे को तोड़ा हम उनको भी अदालत में लेके जाएंगे और जो टूटेगा उसको भी अदालत में लेके जाएंगे। अच्छा, तो कल के इजलास के हवाले से क्या हिकमत अमली क्या बनाई है? क्या तहरीक इंसाफ या ओपोजिशन के पास कोई रास्ता है इस आईनी तरमीम को, अगर ये कल पेश होती है, उसे रोकने का? इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटजी तैयार है, लेकिन अभी अगर एक्सप्रेस न्यूज पर रहमान अजहर के प्रोग्राम में मैं कह दूं तो फिर मेरे ख्याल में वो स्ट्रेटजी तो ना हुई, लेकिन इंशाल्लाह हम इमरान खान के वोट की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक कमेटी बनाई है स्पीकर ने, लेकिन उस कमेटी के अंदर भी आपकी भी तल्ख कलामी हुई, माहौल बड़ा गर्म रहा। क्या आपको लगता है ये स्पीकर ने ये जो वाकया पेश आया 10 सितंबर को, उसके बाद जो कुछ किया है, क्या इससे आपके कुछ खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात जो थे या आपकी जो शिकायत थी वो कुछ दूर हुई है? स्पीकर अयाज सादिक साहब ने एक अच्छा किरदार अदा किया है और उन्होंने हमारे मेंबरान को प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किए हैं और लगता यह है कि उन पर हुकूमती हल्कों से प्रेशर था, लेकिन उन्होंने वो प्रेशर बियर आउट किया है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन एक बात पे मैं तमाम पार्लियामेंट को अप्रिशिएट करूंगा, उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों, और वो ये है कि ये जो परसों रात 10 सितंबर तो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई है। 9 मई तो एक छोटी सी बिल्डिंग थी, ये तो पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान के तमाम इदारों की माँ है, और अपनी माँ को अगवा करके वहां से अपने MNAs को ले गए। तो ये मैं बात बार बार कह रहा हूं और ये पीपल विल हैव टू पे द प्राइस। 1.25 घंटे 1.5 घंटे के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट से स्पीकर नेशनल असेंबली, जिसको पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, और रहमान आप वकील हैं, आपको पता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं स्पीकर नेशनल असेंबली के पास, वजीर आजम पाकिस्तान के पास, सदर पाकिस्तान के पास अपनी फौज पुलिस नहीं होती, लेकिन स्पीकर नेशनल असेंबली के पास अपनी पुलिस होती है, अपने सार्जेंट आर्म्स होते हैं। उन सबको अज़्व मुअत्तल करके उनको अबेंस में रख के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की गई, और न सिर्फ
अंदर स्पीकर के पावर्स को मुअत्तल किया गया, बल्कि बाहर से भी 4 कॉर्नर्स ऑफ पार्लियामेंट के बाहर फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अच्छा। वहां हुकूमत की रिट मुअत्तल करके कुछ लोग निकाबपोश अंदर गए, वो पौने 2 घंटे पाकिस्तान की पार्लियामेंट सरजमीन बेआईन रही, इदारा बेआईन रही, उस पे न स्पीकर का कंट्रोल था न बाहर से फेडरल गवर्नमेंट का। इस चीज को देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की अदालतें मौजूद हैं, इमरजेंसी नहीं है, मार्शल लॉ नहीं है, जमहूरियत बराए नाम है, आईन मुअत्तल नहीं है, आपने अंदर जाके पार्लियामेंट को मुअत्तल किया, इस पे जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये लास्टली अली अमीन गंडापुर के बयान पर बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि ये जो अफगानिस्तान से बातचीत का बयान है ये उनको नहीं देना चाहिए था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये फेडरेशन का मैंडेट नहीं है बातचीत करना? और कोई सूबा ये कह सकता है कि मैं फला मुल्क से जाकर किसी भी मुल्क से, या जिस तरह उन्होंने कहा अफगानिस्तान से, कि मैं वहां पर वफ्द भेजूंगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा? ये बात एक मुसल्लमा हकीकत है पाकिस्तान के आईन के मुताबिक कि रियासत से बात करेगी तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। कोई सूबाई हुकूमत अगर कोई एंगेज करती है किसी भी हमसाय मुल्क से तो वो कोऑर्डिनेशन उसमें प्रोवाइड करेगी फेडरल गवर्नमेंट। अब यहां पे मुख्तलिफ सूबों में कौंसल जनरल होते हैं जो ट्रेड पे बात करते हैं, दो तरफा ताल्लुकात पे बात करते हैं, स्टूडेंट्स के ताइफे लाने ले जाने पे बात करते हैं, टूरिज्म पे बात होती है, ये एक नेशनल बात। लेकिन जब स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट होता है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है। तो अगर वजीर आला जनाब अली अमीन खान समझते हैं कि उनको सिक्योरिटी के लिए उनसे एंगेज करना है तो वो एंगेज कर लेंगे, लेकिन जब फिर मुआहिदा होगा तो मुआहिदे के लिए फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां पख्तूनों का खून बह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बाजवड़ में, टांक में, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस हड़ताल पे जा चुकी है और इदारों पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स अपार्ट, अली मोहम्मद एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा है, ये डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक हसास सूबे के वज़ीर आला पे बयानबाजी के बजाय उनको एंगेज करके इस्लामाबाद में उनसे मीटिंग या खुद चले जाएं। पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, शनवारी खिला देंगे बेहतरीन, बल्कि कप्तान चप्पल भी तोहफे में दे देंगे। आप जाएं पेशावर सीएम हाउस, अली अमीन खान आपको बेहतरीन रिसीव करेंगे, आप उनके साथ डिस्कस कीजिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ताकि कप्तान चप्पल तो हमने सुना था मर्दान से मिलती है, ओरिजिनल पेशावर की सखानी में। अच्छा, मैं ले जाऊंगा। अच्छा, लेकिन पहले की हिम्मत तो करें। ये सिर्फ पार्लियामेंट में बयानबाजी तक में ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर साहब भी और इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो गायब हैं, वो पता नहीं किधर पाए जाते हैं। आपको भी ऐसा लगे तो हमें बताइएगा। राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज के हवाले से, मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान एक नए IMF प्रोग्राम में जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF के साथ तमाम मामला खुश असलूबी से तय पाए हैं और रवामा बोर्ड के इजलास में माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी कहना था कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं, अब कोई रुकावट नहीं है। जबकि वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ी है और IMF प्रोग्राम के बाद शरह नमू की ग्रोथ के लिए इक़दाम करेंगे। अब पाकिस्तान जबकि नए IMF प्रोग्राम में जा रहा है, इस प्रोग्राम के हमारी मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं? डॉक्टर जुबैर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, माहिर मईशत है, उनसे हम इस प्रोग्राम के हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हमने जो पिछला जो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट था और एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट थी, उसमें बड़ी कड़ी शराइत देखी थी। अभी भी आपको लगता है ये जो 37 माह की एक एंगेजमेंट पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने जा रही है, इसमें जो मईशत है उसके हवाले से कुछ बड़ी सख्त फैसले होंगे, सख्त शराइत जो है वो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए? जी, जो शराइत होंगे इस नए 3 ईयर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में, वो तो उन्होंने पहले से डिस्कस कर लिए थे और अपनी जो स्टाफ ने जो अपनी एक प्रेस रिलीज की थी उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने उसकी जो ब्रॉड
कंट्रोल्स है वो पहले उन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत की हालत जो है ना वो इतनी बिगड़ी हुई थी कि ये प्रोग्राम अप्रूव होने से पहले ही कोलैप्स करने लग गया। कैसे? सबसे अहम चीज़ उसमें होती है ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, कि जो ज़र मुबादले की रिक्वायरमेंट होती है 3 साल के लिए, वो उसका जो पहला साल है उसके लिए तो कम से कम मुकम्मल डॉलरों की मौजूदगी होनी चाहिए जो पाकिस्तान को दरकार होंगी पहले साल ही में, इसलिए कि उसमें कर्जे ज़्यादातर तो कर्जों की वापसी है। और तो उसमें जो बायलैटरल हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें कर्ज दिए हुए हैं उनसे मिन्नतें कर करके हमने अभी वो रोल ओवर, उनके जो कर्जे थे उनको रोल ओवर कराया। आज अभी तक हुकूमत ने ये नहीं समझाया कि वो किस तरीके से उन्होंने वो रोल ओवर करवाया है। ये तो कहते हैं आईएमएफ की, हमारे जो आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी है, लेकिन ये तो बताएं कि ये जो बायलैटरल क्रेडिटर्स थे उनको क्या देना पड़ गया, ये 6 बिलियन डॉलर्स की जो कमी आ रही थी। ग्रोस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हमारी 27 से 28 अरब डॉलर है हर साल की, और वो इस प्रोग्राम में बरकरार रहेगी। पिछले प्रोग्राम के आखिरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने अगले 2-3 साल की पेशेंट गोई किया और वो इसी तरह बरकरार है। एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ तो होती नहीं है पाकिस्तान में, तो एक या एक जगह से कर्जा लेंगे, हम दूसरी जगह को देंगे। तो ये सब चीजें जो है ये इस प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा साया है, और मेरे ख्याल में तो ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा उसको पूरा करना। जी अच्छा, हमने देखा आईएमएफ के जो पीरियोडिकल रिव्यूज होते रहे जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ, उनके साथ भी बड़ी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती थी। फिर मिनी बजट और लेजिस्लेशन की भी एक भरमार आती थी। तो अभी ये जो 6 माह बाद एनुअल ये एक्सटेंडेड फैसिलिटी के अंदर हमारे पीरियोडिकल रिव्यूज होंगे, उसमें भी आपको लगता है ऐसी ही सूरत हाल रहेगी? बिल्कुल वैसे ही रहेगी जी। देखिए, वो तो जो आपको पैसे देंगे 7 अरब डॉलर, वो तो 3 साल 37 महीनों पर 3 साल के ऊपर वो फैले हुए हैं, और जो हर दफा एक किस्त देंगे उससे पहले वो आकर मईशत की मुआयना करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मईशत की 2 चीजें मुआयना करें। एक ये कि क्या पाकिस्तान ने जो पॉलिसीज और जो इकदामात की वादा किया था वो उन्होंने किए हैं कि नहीं। दूसरा ये देखेंगे कि क्या उन इकदामात से वो नताइज हासिल हुए हैं या नहीं जो आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहा था, उनकी तवक्को थी। तो वो जब अगर वो देखें या एक या दूसरे में कमी होगी तो वो कहेंगे अच्छा जी और इकदामात लें। तो वो जो डू मोर का जो मसला है वो चलता रहेगा। अब पाकिस्तान ने देखे ना शुरू इब्तिदा किस चीज से की है। पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, अब ये याद रखिए कि 24 प्रोग्राम आईएमएफ के गुजर चुके हैं, ये 25वां होगा। ये आईएमएफ की तारीख में ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि 2000 पिछले 10 साल में हमने 5 प्रोग्राम कर चुके हैं, ये छठा है। ऐसा ये तो पाकिस्तान ने हमने रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हमारी मईशत गलत रास्ते पर है। और जो भी आईएमएफ हमें बता रहा है वो पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर रहा। ये चीज जो है ये सबसे अहम है। और उसकी वजह जो है ना वो ये है कि आप देखें जब कोई भी मुल्क या इदारा या एक इंसान जब वो मकरूज हो जाए और वो कर्जे वापस ना दे सके तो सबसे पहले उसको अपने अखराजात में बेतहाशा कमी करनी चाहिए। ये जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए, हालांकि बैंकर हैं, उनको इन चीजों का पता है। उन्होंने मैं तो कह रहा था 30% 30% अखराजात कम करें, इन्होंने 30% अखराजात बढ़ा दिए। जब बढ़ाए तो आईएमएफ ने कहा ये जनाब फिर और टैक्स भरे आप। देखिए ये बड़ा अहम नुकता, ये सुन ले। उन्होंने कहा कि और टैक्स भरे। जी मैं एक और क्वेश्चन साथ ही उस तो वो टैक्सेस की वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात होती रही कि आईएमएफ को अब हम पे ट्रस्ट नहीं है, वो आपको लगता है कम हुआ है अब पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान?
वो तो जनाब पता नहीं, वो तो हमारे जब अब वो होगी ना परफॉर्मेंस उसके साथ देखा जाएगा। वो IMF किसी के साथ ट्रस्ट के ऊपर काम नहीं करता है। तमाम ममालिक वहां पर, मैं IMF में बड़े साल काम किए, बड़े प्रोग्राम्स कंट्री में काम किए, वहां पर ये तरीकाकार होता है। कर्जा हम तब देते थे कि जब वो अपनी जो वादा शुदा इकदाम थे और पॉलिसी से वो उनको इम्प्लीमेंट करते थे और फिर उनके असरात हम देखते थे कि वो सही है कि नहीं। तो एक एक नंबर की वो पड़ताल करते हैं। वो इसलिए IMF की जो बात होती है उसको बाकी तमाम इदारे भी सुनते हैं कि IMF के पास वो इख्तियारात हैं अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द एग्रीमेंट, जिस पर हर मुल्क मेंबर बनता है, कि वो आपके फाइनेंस के तमाम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अपनी तसल्ली करते हैं, स्टेट बैंक के चेक करते हैं। तो वो तो चलता रहेगा, ट्रस्ट हो या ना हो, वो तो उन्होंने चेक करना ही है। समझे, यहाँ पर ट्रस्ट की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, क्या वो मईशत को सही तरफ लाने के लिए मुनासिब है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। हम अखराजात बढ़ा रहे हैं, अखराजात के साथ टैक्सेस बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे तो मईशत बैठेगी, जब मईशत बैठेगी तो टैक्स कलेक्शन की जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। तो वो IMF की जो शर्त है कि आप रेवेन्यू इतना कलेक्ट करें, वो नहीं हो सकेगा। तो आप देखें कि ये मुसलसल एक गोल चक्कर में हम चलते रहेंगे। उनके कहने पर हमने इंटरेस्ट रेट को हाई रखा, उसने मईशत को तबाह कर दिया। देखिए, तो ये मेरे ख्याल में ये बात बनने नहीं लगी। अब वो आपको 7 अरब डॉलर इसलिए दे रहे हैं कि आपका सिर्फ IMF से जो कर्जा लिया हुआ है वो 6.5 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो वो तो अपना कर्जे को उन्होंने, तो आपको आने वाले साल जो है वो हमारी मईशत के लिए जो है वो बड़े मुश्किल होंगे। मैं डॉक्टर साहब, मेरे पास टाइम कम है, बहुत ही मुश्किल होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद तारीख में पहली बार वहां नेशनल प्रेस क्लब ढाका में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई और उनकी बेमिसाल खिदमात का एतराफ़ भी किया गया। बांग्लादेश के नेशनल प्रेस क्लब में ये तकरीब मुनक्किद हुई और मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और हिंदुस्तानी अवाम ने हमारे गले पर हथियार रखे होते। मुकर्ररीन ने सवाल उठाया कि हम अल्लामा इकबाल हॉल या जिन्ना एवेन्यू का नाम क्यों तब्दील करें। ये तब्दीलियां दिल्ली चाहता है लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जिन्ना हमारी कौम के भी बाप हैं लेकिन हम ये तस्लीम नहीं करते। अब नेशनल प्रेस क्लब में मुनक्किदा मुबाहिसे के दौरान मुकर्ररीन ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को ताल्लुकात मजबूत करने चाहिए और अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ भी बरकरार रखना चाहिए और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। उन्होंने इस भी अज़्म का इजहार किया कि हर साल यहाँ का जिन्ना का जो है वो यौम पैदाइश और यौम वफात जो है वो मनाई जाती रहेगी। रोजनामा जंग के मुताबिक इस तकरीब में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान दंगल भी मौजूद थे और तकरीब में एक कलीदी मकाला भी पेश किया गया और जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी से मुतालिक उनकी पैदाइश से लेकर वफात तक मुख्तलिफ वाक़यात का भी जिक्र था। आज के प्रोग्राम से इतने। मेज़बान मेहमान को इजाज़त दीजिए। अलबान।